मुंबई की बड़ी सी कंपनी में एक बुजुर्ग अम्मा फर्श पर पोछा लगा रही थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी, जिनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे, पर चेहरे पर सलीके की वही गरिमा थी, जैसे वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया हो। मगर वक्त की सारी मार झेलने के बाद भी उनके संस्कार और सम्मान आज भी वैसे ही कायम थे। वो बूढ़ी अम्मा सावधानी से हर कोने को पोंछ रही थी, जैसे उस ऑफिस के हर टाइल में उनकी अपनी सांसें बसी हों। उनके कांपते हाथों में पुराना झाड़ू था और पैरों में घिसे हुए चप्पल। हर झाड़ू के साथ जैसे वो अपने अतीत की धूल भी समेट रही थी, बिना शिकायत, बिना थकान। इतने में पीछे से आवाज़ आई, साइड हो जाइए, मैनेजर साहब आ रहे हैं। बुजुर्ग माँ विमला देवी ने तुरंत बाल्टी पीछे खींची और एक और हट गई। तभी कुछ ही पल में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बाहर निकला एक शख्स। नीला सूट, चमकते जूते, हाथ में फाइलें और चेहरे पर रुतबे की छाप। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। किसी ने फाइल थमाई, किसी ने झुककर सलाम किया। वो था सुमित शर्मा, कंपनी का नया मैनेजर। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस झुकी हुई महिला पर पड़ी, तो पल भर के लिए उसके कदम वहीं रुक गए। वो चेहरा, वो साड़ी, वो झुर्रियों वाला माथा, वो वही थी, उसकी माँ विमला देवी। समय जैसे ठहर गया। उसके कानों में पुराने दिन गूंज उठे। सुमित, पढ़ लिख ले बेटा, ताकि तुझे किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े। ये बात याद आते ही वो अंदर तक हिल गया। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर के अहंकार ने कहा, नहीं, सबके सामने नहीं, अभी नहीं। तभी स्टाफ में से एक लड़की बोली, सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? सुमित ने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, फिर हल्की खांसी लेते हुए बोला, नहीं, शायद सफाई स्टाफ की नई वर्कर होंगी। इतना कहना था कि विमला देवी के हाथ से बाल्टी फिसल गई। पानी पूरे फर्श पर फैल गया। मैनेजर के जूते भीग गए और ऑफिस में सन्नाटा छा गया। विमला देवी तुरंत झुकी और बाल्टी उठाई और अपने सलीके से फिर पानी पोंछने लगी। लेकिन इस बार फर्श से ज़्यादा वो अपने दिल के धब्बे पूछ रही थी। आंखों से गिरता हर आंसू उस चमकदार फर्श पर जैसे एक सवाल लिख रहा था, क्या अब माँ को पहचानने के लिए भी किसी ओहदे की ज़रूरत होती है? किसी ने नहीं देखा, पर उस एक पल में एक माँ बिखर गई थी और एक बेटा अंदर से खाली हो गया था। लंच टाइम में जब सब अपने केबिन में थे, तो विमला देवी उसी कोने में बैठी अपने छोटे से डिब्बे में से सूखी रोटियां निकाल रही थी। किसी से कोई शिकायत नहीं, बस वही शांत मुस्कान, जैसे कह रही हो, जो मिला उसी में संतोष है। कर्मचारी चुपचाप देखते रहे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी पूछने की कि आप कौन हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर गरीबी नहीं, सम्मान का तेज झलकता था। उसी वक्त सुमित अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसने देखा माँ रोटियां तोड़ रही है, पसीने से भीगा चेहरा और झुकी हुई पीठ, जो उम्र से नहीं, वक्त से थकी थी। सुमित का दिल चाहता था कि जाकर कह दे, माँ चलो घर चलें, बहुत हो गया। पर तभी पीछे से किसी ने पुकारा, सर, मीटिंग शुरू हो रही है। और वो पल, वो मौका वही ख़त्म हो गया। शाम ढली, ऑफिस खाली हो गया। सारे लोग जा चुके थे, पर वो बुजुर्ग माँ अब भी वहीं थी, फर्श पर गिरी कॉफ़ी की बूंदें पूछती हुई, जैसे अपनी किस्मत के दाग मिटा रही हो। तभी अचानक झाड़ू का डंडा उनके हाथ से फिसला, तो वो स्वयं भी जमीन पर बैठ गई।
पैरों में सूजन थी, सांस भारी, लेकिन चेहरे पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं। धीरे से खुद से बोली, काम कर विमला, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। जिस बेटे के लिए तूने अपने सपने गिरवी रखे थे, उसी की याद में मेहनत कर लेना, तेरा सम्मान बना रहेगा। दूर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, माँ जी रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई, नहीं बेटा, ये मेरा काम है, तुम बस ये बाल्टी बाहर रख दो। उस आवाज़ में इतनी विनम्रता थी, इतनी गरिमा थी कि पल भर को हवा भी रुक गई। कई बार जिंदगी यही तो सिखाती है, जो दिल से झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। रात को बस अड्डे के पास विमला जी अकेली बैठी थी, हाथ में छोटा सा टिफिन और निगाहें आसमान की ओर। शहर की रोशनी में उनके लिए कहीं जगह नहीं थी, पर चेहरे पर सिकन नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान, जैसे खुद से कह रही हो, काश आज सुमित ने एक बार भी नज़र मिलाई होती। उस रात ठंडी हवा में बैठे बैठे विमला देवी की आंखें अचानक भीग गई। उनकी आंखें आसमान के उस कोने में टिकी थी जहां कभी उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी थी। हे भगवान, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने, ताकि किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। पर आज उसी बेटे ने अपने सर से माँ का साया ही झुका दिया था। कभी यही माँ थी जो सबके घरों में जा जाकर सफाई का काम करती थी ताकि बेटे की पढ़ाई ना रुके। वो हमेशा कहती थी, गरीबी बुरी नहीं होती बेटा, अगर हौसले अमीर हों। और सुमित हमेशा मुस्कुराकर कह देता, देखना माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। वो दिन आज भी उनकी आंखों में तस्वीर की तरह टंगा था, जब सुमित का सिलेक्शन शहर के नामी यूनिवर्सिटी में हुआ था और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। विमला देवी ने उसी शाम अपने गले का लॉकेट बेच दिया था ताकि बेटे की फीस का खर्चा निकाल सकें। लोगों ने कहा, अकेली औरत है, कौन संभालेगा इतना खर्चा। तो वो मुस्कुराई और बोली, माँ हूँ, सब संभाल लूँगी। समय बीतता गया, सुमित की डिग्री पूरी हुई, उसे शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने फ़ोन पर कहा, माँ अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस दिन विमला देवी के लिए वो शब्द भगवान का आशीर्वाद लग रहे थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी के पास दिया जलाया और हाथ जोड़कर कहा, अब मेरा बेटा किसी का मोहताज नहीं रहेगा। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे बेटे के फ़ोन कम आने लगे, बातों में औपचारिकता बढ़ गई। पहले जहां वो कहता था, माँ खाना खा लिया, अब बस इतना ही कहता, माँ सब ठीक है ना, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। विमला देवी समझ जाती कि बेटा धीरे धीरे बदल रहा है, मगर फिर भी रोज़ मंदिर में उसकी तरक्की की दुआ मांगती। कुछ साल बाद एक दिन बेटे ने शादी की खबर दी कि मैंने शादी कर ली है। विमला देवी बेहद खुश थी। चलो अब मेरे बेटे का घर बस गया। वो अपनी छोटी सी पोटली में मिठाई और 2 जोड़ी कपड़े लेकर बेटे के पास जाने के लिए निकल गई। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, सुमित मैं पहुंच गई हूं। तो बेटे ने कहा, माँ आप पहले बता देती तो मैं रिसीव कर लेता, लेकिन अब मैं मीटिंग में हूँ। उन्होंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद आ जाऊंगी। जब वो बेटे के घर पहुंची तो दरवाज़ा बहू ने खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। फिर ठंडे स्वर में कहा, आप कौन? अरे बेटा, मैं सुमित की माँ हूँ, यानी कि तुम्हारी सास।
ओह, आप अचानक कैसे आ गई? हमें तो बताया ही नहीं। यह सुनकर विमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैंने सोचा बेटे ने बड़ा घर बना लिया है, उसका घर देख लें। तभी सुमित बाहर आया। माँ को देखकर पल भर को चुप रहा, फिर बस इतना कहा, माँ, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप आराम कर लीजिए। उनका दिल समझ गया कि बेटे के घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। रात में जब बहू ने कहा, माँ जी, यहाँ जगह थोड़ी कम है, आप गेस्ट रूम में रहिएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल बहू, मैं जहाँ रहूँ वही मेरा कमरा है। पर अंदर ही अंदर उनका दिल टूट रहा था कि इतने साल तक लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया कि बेटे को काबिल बना सकूं, पर आज बेटे के पास ही मेरे लिए समय नहीं है। अगले दिन बहू ने धीरे से कहा, माँ जी, हमारे यहाँ नौकरानी है, आप चाहें तो गांव लौट जाइए, वहाँ आराम रहेगा। विमला जी मुस्कुराई, बहू, मैं आराम करने नहीं आई थी, बस देखना चाहती थी कि मेरे बेटे का घर कैसा है। फिर उन्होंने अपना छोटा सा थैला उठाया, बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हुई और बोली, बेटा, मैं चलती हूँ, जब समय मिले तो मिलने आ जाना। सुमित ने बस सर झुका लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी पीठ के पीछे माँ की आवाज़ दबकर रह गई, खुश रहो। इतना कहकर विमला देवी वहाँ से निकल गई। उस रात ट्रेन में बैठी विमला देवी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर माँ बूढ़ी नहीं, बस बेकार लगने लगती है। कुछ महीने बाद उनके गांव वाली वो झोपड़ी भी गिर गई, तो वो वापस मुंबई लौट आई, पर इस बार बेटे से मिलने नहीं बल्कि काम तलाशने। उन्हें किसी ने बताया कि एक बड़ी कंपनी में सफाई का काम है। उन्होंने सिर पर पल्लू ठीक किया और बोली, काम कोई छोटा नहीं होता बेटा, अगर मन साफ हो तो। पर उन्हें नहीं पता था कि जिस कंपनी में वो काम करेगी उसी कंपनी में उनका बेटा मैनेजर है। और एक दिन फर्श पर झुकी वो माँ अपने ही बेटे के कदमों में आ जाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो विमला देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और इमारत के अंदर कदम रखा। सिक्योरिटी गार्ड ने नाम पूछा तो उन्होंने सलीके से कहा, विमला देवी, सफाई का नया काम मिला है बेटा। ओ, अंदर जाइए, ग्राउंड फ्लोर पर सुपरवाइजर से मिल लीजिए। ऑफिस में सब कुछ उनके लिए नया था। चमकती टाइलें, ठंडी हवा, मशीनों की गूंज और लोगों के चेहरे जिनमें अपनापन नहीं, बस व्यस्तता थी। विमला देवी ने कोने में रखी झाड़ू उठाई और धीरे धीरे झाड़ू निकालना शुरू किया। हर झाड़ू के साथ उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे खुद से कह रही हो, जिस हाथ से बेटे की पढ़ाई का सपना बुना था वही हाथ अब मेहनत से पेट पाल रहा है। इसमें शर्म कैसी है। दोपहर में जब सब लंच कर रहे थे तभी किसी ने कहा, आज हमारे नए रीजन मैनेजर का पहला दिन है। सब लोग उत्साहित थे, बातों में तारीफें थी। सुना है बहुत टैलेंटेड हैं। विमला देवी ये सब सुन रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस अपने कोने में साफ सफाई का काम करती रही। कुछ देर में वेटिंग रूम के बाहर शोर हुआ। सब लोग ताली बजा रहे थे। दरवाज़ा खुला और जैसे उन्होंने नज़र उठाई तो वो वही था, उनका बेटा सुमित। वो नीले सूट में था, आत्मविश्वास से भरा, लोगों से हाथ मिलाता हुआ। विमला देवी की सांसें रुक गई। वो एक पल को ठिठकी, हाथ से झाड़ू गिर गया और पानी की बाल्टी से हल्की छिटक आई। सुमित बेटा, उनके होठों ने बहुत धीमे से कहा, लेकिन आवाज़ दिल में ही रह गई।
सुमित ने नज़र फेर ली, जैसे उसने जाना ही नहीं। शाम को जब ऑफिस खाली होने लगा तो सुमित अपने केबिन से बाहर निकला। वो माँ को देख रहा था, झुकी हुई, थके कदमों से पोछा लगाती हुई। वो पल उसे बचपन में ले गए, जब माँ सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए गुनगुनाती थी, साफ घर में भगवान बसता है बेटा। उसकी आंखें नम हुई, पर अहंकार ने फिर फुसफुसाया, नहीं, अब मैं मैनेजर हूँ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अगले दिन सुबह जब सुमित लिफ्ट से नीचे उतरा और माँ बाल्टी में पानी भर रही थी, फर्श थोड़ा गीला था, उनका पैर फिसला और बाल्टी गिर पड़ी। पानी चारों ओर फैल गया, सुमित के जूते गीले हो गए। उसके पीछे खड़े 2 स्टाफ मेंबर हंस पड़े। वो झुंझलाया, ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? ये ऑफिस है, कोई घर नहीं। विमला देवी ने झुककर बाल्टी उठाई और हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ़ कीजिए बेटा, गलती हो गई। तो बेटा शब्द सुनते ही सुमित ठिठक गया, लेकिन पास खड़े लोगों की नज़रों से बचने के लिए तुरंत बोला, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, शायद सबको ऐसे ही बुलाती होंगी। विमला देवी कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुका ली और फर्श पोंछने लगी। उनकी आंखों से टपका आंसू उस फर्श पर गिरा जहां उनके बेटे के जूते का निशान था। दिन बीतते गए। विमला देवी हमेशा सबसे पहले आती और सबसे आखिर में जाती। कभी किसी से कुछ मांगती नहीं, बस हर शाम ऑफिस से जाते समय यही कहती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखाना। उस ऑफिस में एक और महिला काम करती थी, सविता शर्मा। वो सुमित की पर्सनल असिस्टेंट थी। सविता को माँ जैसी औरतों से अजीब अपनापन महसूस होता था। वो अक्सर उनसे बातें करती और कहती, अम्मा, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। एक दिन जब उसने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो विमला देवी मुस्कुरा दी और बोली, एक बेटा था, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मेरी तरह झुकना भूल गया है। सविता हैरानी से उन्हें देखने लगी और बोली, अब क्या काम करता है अम्मा जी आपका बेटा? वो भी किसी कंपनी में मैनेजर है बेटा। कहाँ रहता है अम्मा? सविता ने पूछा। तो विमला जी की आंखें नम हो आई। उन्होंने बात को टाल दिया और बोली, पता नहीं बेटा कहाँ रहता है। माँ का दर्द देखकर सविता ने भी गहराई तक जाना ठीक नहीं समझा और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने छोटे से बैग से अपनी वो फोटो निकाली जब सुमित को यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला था। तब विमला देवी को भी बेटे के साथ सम्मानित किया गया था। उस फोटो को देखकर विमला जी मन ही मन बुदबुदाई, यही तो है मेरा बेटा, जो अब बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया है, पर अपनी माँ को भूल गया है। अम्मा जी, अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनकर विमला देवी तस्वीर को बैग में रखने ही वाली थी कि तभी सविता ने कहा, रुकिए अम्मा, ये तो सुमित सर है ना? क्या वही आपके बेटे हैं? कहते हुए सविता हैरानी से उस फोटो की ओर देखने लगी। विमला देवी अचानक शक पका गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे बेटे की नौकरी चली जाए। लेकिन सविता अब सब कुछ जान चुकी थी। वो अम्मा के पास बैठ गई और बोली, लेकिन अम्मा, आपने कभी बताया नहीं कि सुमित सर ही आपके बेटे हैं। कैसे बताती बेटा, डर था कहीं बेटे की नौकरी ना चली जाए। कहते हुए अम्मा की पलकें भीग गई। पर अम्मा, इस फोटो में तो आप दोनों साथ हैं, सविता ने कहा। तो विमला जी बोली, हाँ बेटा, इस फोटो में वो छोटा था
लेकिन अब बड़ा आदमी बन गया है। सविता के हाथ से फाइल गिर गई। वो समझ गई कि ये वही औरत है जिसे सुमित ने उस दिन पहचाना नहीं था। सविता ने अगले दिन कंपनी के मालिक राजीव कपूर को सब कुछ बताया। राजीव कपूर गंभीर आदमी थे पर दिल से भावनात्मक। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो आज सुमित के नहीं हम सबकी परीक्षा है। उन्होंने रिकॉर्डिंग निकलवाई, वही दिन जब सुमित ने माँ को डांटा था। और फिर अगले दिन पूरे ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। सभी कर्मचारी एकत्रित हुए। सुमित बीच में खड़ा था। तभी मालिक बोला, आज हम इस कंपनी की सबसे ईमानदार और सच्ची कर्मचारी को सम्मानित करेंगे, विमला देवी। ये सुनते ही सारे लोग ताली बजाने लगे। विमला देवी मंच पर आई। चेहरे पर सादगी और आंखों में विनम्रता थी। राजीव कपूर ने कहा, इनका काम सिर्फ सफाई नहीं है, इनका काम इस जगह की आत्मा को साफ करना है। और शायद आप सभी को ये जानकर गर्व होगा कि ये हमारी कंपनी के मैनेजर सुमित शर्मा की माँ हैं। ये सुनकर पूरा ऑफिस सन्न रह गया। उसी पल राजीव कपूर ने घोषणा की कि अब से हर साल कंपनी में विमला देवी को सम्मानित किया जाएगा। उस कर्मचारियों को जो सच्चाई और मेहनत का उदाहरण बने। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी आंखों में नमी थी, सबके चेहरे पर आदर था। मंच पर खड़ी विमला देवी सिर झुकाए खामोश खड़ी थी। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, पर आंखों में वो चमक जो किसी माँ की जीत से आती है। तालियों के बीच सुमित मंच की ओर बढ़ा। वो अपनी माँ के सामने आकर झुक गया। शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। फिर धीरे से बोला, माँ, मैं बहुत छोटा पड़ गया था आपकी ऊंचाई के सामने, आपकी मेहनत के सामने, आपकी ममता के सामने। अगर माफ़ी शब्द से आपको थोड़ा भी सुकून मिले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। विमला देवी ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी, आवाज़ में वही सादगी। बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बस इंतज़ार करती है कि उसका बेटा कब लौटकर फिर से उसे माँ कहे। सुमित घुटनों पर झुक गया। पूरा ऑफिस फिर से तालियों में गूंज उठा। हर कर्मचारी की आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, सम्मान। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग धीरे धीरे बाहर चले गए, पर सुमित वहीं खड़ा रहा। फिर माँ के सामने हाथ जोड़कर बोला, माँ, अब घर चलिए। अब आपको यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। विमला देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, अब मैं यही ठीक हूँ। ये जगह अब मेरी आदत बन गई है। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत है। घर में तो मैं बोझ बन जाऊँगी। सुमित की आंखें नम हो गई। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और रूंधे गले से बोला, माँ, बोझ वो होते हैं जिनसे घर की रोशनी कम हो, और आप तो वो दीपक हैं जिसने मेरी ज़िंदगी में उजाला किया है। आपके बिना घर नहीं, बस खाली दीवारें हैं। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर सर झुका लिया। फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, अगर तू सच में चाहता है तो चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सुमित ने जल्दी से कहा, हाँ कहो माँ। बेटा, मुझे कोई रानी की तरह मत रखना। मुझे बस इस घर में फिर से माँ की तरह रहने देना। सुमित ने उनकी आंखों में देखकर कहा, आप जैसी माँ को रानी बनाकर रखना भी कम है। अब घर तभी पूरा होगा जब उसमें आपकी आहट होगी। शाम को दोनों घर पहुँचे तो दरवाजे पर जैसे ही बहू ने उन्हें देखा तो चेहरे पर हैरानी और असमंजस उतर आया। उसने धीरे से कहा, सुमित, आप अम्मा को फिर से घर ले आए? तो सुमित ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ रचना,
आज वो घर लौटी हैं जहाँ से मैं दुनिया में निकला था। रचना थोड़ी असहज हुई। पर सुमित, आपने मुझसे पूछा तक नहीं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सुमित ने गहरी सांस ली और बोला, रचना, समाज क्या सोचेगा, ये सोच सोच कर ही हम अपने अपने रिश्तों को खोते चले गए। आज मैं चाहता हूँ कि समाज कुछ हमसे सीखे कि माँ का सम्मान ही असली शान है। रचना कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, सुमित, आप नहीं जानते, जब अम्मा हमारे घर आई थी तब लोगों ने मुझे ताने दिए थे कि तुम्हारी सास नौकरानी का काम करती है। मुझे बहुत शर्म आई थी। सुमित की आंखें नम हो गई, पर आवाज़ स्थिर थी। उसने कहा, रचना, शर्म तब आनी चाहिए जब बेटा अपनी माँ को पहचाने ही नहीं, ना कि तब जब कोई माँ मेहनत करे। इस औरत ने मेरे लिए अपनी नींद, अपना सम्मान, अपना सुख छोड़ा। आज अगर मैं उसके लिए एक कमरा भी नहीं दे सकता तो ये घर नहीं, सिर्फ दिखावा है। विमला देवी आगे बढ़ी, बहू का हाथ थामा और बोली, बेटी, तुझे कुछ भी समझाना नहीं चाहती मैं, बस इतना कहूँगी कि जिस घर में बहू बेटी की तरह रहती है वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर विमला देवी के पैर छूने लगी। माँ जी, माफ़ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। विमला जी ने उसका चेहरा उठाया, मुस्कुराई और बोली, बेटी, माँ को माफ़ी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए। दिन बीतने लगे। विमला जी अब बेटे के घर में रहने लगी। सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती, बहू के साथ मिलकर रसोई में काम करती और सुमित हर सुबह उनके पैर छूकर घर से निकलता। वो दिन किसी नई जीवन की शुरुआत जैसा था। घर की दीवारें अब फिर से मुस्कुरा रही थी। कुछ हफ्ते बाद कंपनी में एक नई घोषणा हुई। कंपनी के मालिक राजीव कपूर ने पूरे स्टाफ के सामने कहा, हम विमला देवी हिमंडी फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, जहां उन बुजुर्ग माताओं की मदद की जाएगी जो अपने बच्चों से दूर रहकर भी हिम्मत से जी रही हैं। ये पहल हमारे मैनेजर सुमित शर्मा के सुझाव पर शुरू की जा रही है। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। विमला देवी जो मंच के पीछे खड़ी थी, वो मुस्कुरा रही थी, जैसे भगवान से कह रही हो, अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, सबका बेटा बन गया है। उसी शाम जब सुमित माँ के साथ छत पर बैठा था, हवा में शांति थी, सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। विमला जी आसमान की ओर देखते हुए बोली, देख बेटा, जब तू छोटा था मैं तुझे आसमान दिखाती थी और कहती थी, देख वहाँ भगवान रहते हैं, पर आज मैं ये कह रही हूँ, भगवान वही नहीं, उस बेटे के दिल में रहता है जो अपनी माँ को पहचान लेता है। सुमित ने माँ के हाथ थामते हुए कहा, माँ, आज मुझे एहसास हुआ कि माँ का दिल भगवान से भी बड़ा होता है। आपने मुझे इंसान बनाया और अब मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह हर माँ का सिर ऊंचा रहे। विमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, झुकना अगर प्यार में हो तो वही सबसे ऊंचा उठना होता है। रात गहराने लगी थी। तुलसी के दीपक की लो झूम रही थी। माँ ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, प्रभु, हर माँ को ऐसा बेटा देना जो उसके आंचल की कीमत जिंदा रहते समझ ले, और हर बेटे को इतनी समझ देना कि वो अपने पद से पहले अपनी माँ के संस्कारों को याद रखे। दोस्तों, माँ चाहे किसी भी हाल में हो, उसका सम्मान कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो हमें बोलना, चलना और जीना सिखाती है। इसलिए वो जिंदगी की नहीं,
इंसानियत की पहली गुरु होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।